Hi, this is Dr. Navniti K. Vadva, and you are watching Viral Bollywood. So they have amazing news. So keep on watching. If you have not subscribed, subscribe now. What are you waiting for? आज के रियल वर्ल्ड में बॉडी शेमिंग और हैरेस तो बहुत होता है। तो Um, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो कैसे आपसे कनेक्ट हो? मेरे से कनेक्ट होने के लिए मेरा पेज है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी मेरे नाम से नवनिधि के वाधवा के नाम से है। यूट्यूब चैनल भी है सेम नाम से। तो आप कहीं पे भी जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और फिर मेरी टीम वो जो भी क्वेरी रेलेवेंट रहती है उसको मेरे तक भेजती है और मैं उसका आंसर करती हूँ। जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट रहती है, 1 टू 1 की, या मतलब व्हाटएवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, वी डील दैट थिंग अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो मैम कभी हम आपके सॉन्ग्स या कोई वेब सीरीज देख पाओगे आगे फ्यूचर में? अगर कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ मैं किसी चीज़ पहले अपने आप को क्लोज़ नहीं करती हूँ। बट येस, इफ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, देयर आर पीपल हू हैव कम अप टू मी एंड आस्क्ड अबाउट वेब सीरीज़। बट वो मेरे इंटरेस्ट का होना चाहिए टॉपिक, बिकॉज़ मैं मानती हूँ एंटरटेनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। बट एंटरटेनमेंट एक मैसेज के साथ होना चाहिए, उसमें एक अनसेड मैसेज होना चाहिए सोसाइटी के लिए। वो एंटरटेनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अगर कुछ ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली आई विल टेक इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट या इट हैज़ टू बी द वे आई वांट इट। मैम, जो आपने बताया कि आपको बॉडी शेमिंग किया है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आपने बिल्ड कैसे किया? एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत छोटे से टाउन में पैदा हुई थी, छोटा सा गांव कह लो आप, राजस्थान के। तो वहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। और मेरे सब जो भी कजिन्स थे वो सब बाहर मेट्रो सिटीज में पढ़ते थे। तो उनके सामने मुझे खुद से ही एक तो कॉम्प्लेक्स होता था, और फिर मुझे उनसे बात करना परमिशन नहीं दी जाती थी। उनके पेरेंट्स बोलते थे इनसे दूर रहो, ये हिंदी में बात करती हैं। अच्छा। वैसा सब था। तो मेरे को फिर सब बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, यहाँ रह के कुछ नहीं होगा, इसका ये है वो है, इसकी जल्दी शादी हो जाएगी, बस इसका खत्म लाइफ। तो मुझे भी कहीं न कहीं ये लगने लग गया था कि हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ दूसरों की तरह, मेट्रो सिटी के लोगों की तरह। और अ, मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, जॉब या बिज़नेस कुछ भी। तो मेरी लाइफ़ ऐसे ही है, बस मैं पैदा हुई हूँ और मर जाऊँगी एक दिन, कुछ मैं कर नहीं पाऊँगी थ्रू आउट द लाइफ़। उससे क्या हो रहा था, जब मैं पहले लोग मुझे बोल रहे थे, धीरे-धीरे मेरी जो ये होता है ना, अंदर की आवाज़ भी वैसे होने लग जाती है हमारी नेगेटिव। तो मैं कुछ भी करती थी, मुझे बहुत डर लगता था, मैं किसी से बात करती थी, मेरे को शिवर होने लग जाता था, मेरे गले में ऐसे लगता था कि किसी ने गला दबा दिया है, वर्ड्स ही नहीं निकलते थे। तो ये ही मेरी लाइफ चल रही थी, ऐसे चलते-चलते मेरी शादी भी हो गई। और उसके बाद जब मेरे को सेकंड मेरी डॉटर हुई, तो भी मैं ये अपना इंटरनल स्ट्रगल मेरा कंटिन्यू हो रहा था। आउटर वर्ल्ड में मैं कर रही थी जो भी कर रही थी, बट बाहर में मैं अंदर से मैं बहुत ही ब्रोकन थी। तो मेरी डॉटर वाली हुई तो अम, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मेडिकेशन दिया गया था जिससे मेरा वेट 47 केजी से 89 केजीज़ हो गया था। और डॉक्टर्स ने, और मुझे मसल्स प्रॉब्लम हो गए थे, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि आप अभी बेड रिडन भी हो सकते हो इस प्रॉब्लम की वजह से। हम्म। तो वो हेल्थ इश्यूज थे, और प्लस इतना वेट बढ़ने के बाद, और फिर मुझे तो बिल्कुल ही लगने लग गया था कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, मुझे अस्थमा प्रॉब्लम हो गया था, मुझे बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर ने बोला कि बेड रिडन भी हो सकते हो, तो वो भी एक थॉट मेरे को बहुत स्ट्रेस देता था। बट फिर मैं एक पर्सन से मिली थी, वो ब्लाइंड थे, वो ब्लाइंड को ही कोच करते थे। ब्लाइंड खुद भी ब्लाइंड थे, और ब्लाइंड जितने बच्चे होते थे उनको कोचिंग देते थे कि लाइफ के साथ कैसे कोप करोगे। तो उन्होंने मुझे, जब मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि
लाइफ वो नहीं है कि आपके पास जो नहीं है उसके लिए रोते रहो. रियल पावर इज टू gather the strength and show people what you have. You should not sit and cry for what you don't have. तो वो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था. प्लस मेरी 2 डॉटर्स भी थी और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा था कि डॉटर्स, जैसे मैं भी डॉटर हूँ तो मैं अपनी मदर को लुक अप करती हूँ बहुत ज़्यादा. तो वैसे ही मुझे लग रहा था कि अगर मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं एक फेलियर बन जाऊँगी, तो मेरी डॉटर डॉटर। मुझसे क्या इंस्पिरेशन लेंगी और वो क्या एक बेंचमार्क लेके आगे जाएँगी. तो वो मेरी लाइफ में एक बहुत टर्निंग पॉइंट था. फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, हीलिंग सीखी मैंने खुद को हील किया. और मैं सोशल मीडिया के लैंग्वेज में ये बोलूँगी कि मैंने अपनी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी खुद की. और फिर बस मैं आगे बढ़ती रही. मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, ग्राफोलॉजी सीखा, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी ये सब सीखती रही. मैं लंदन गई, वहाँ से एनएलपी सीख के आई रिचा बैंडलर से. उन्होंने ही इज़ द फाउंडर ऑफ एनएलपी. एनएलपी इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. तो ये सब करते-करते मेरा जो मैंने पहले मैं वेट पे फ़ोकस कर रही थी और अब मेरा फ़ोकस हो गया था सेल्फ डेवलपमेंट पे. तो मेरा वेट अपने आप ही कम कम होने लग होता गया. गया। तो फिर मुझे फिर देयर वाज़ नो लुकिंग बैक. और 2017 में मेरी यंगर डॉटर नहीं, वो छोटी-सी थी, तो कोई वीडियो यूट्यूब पे देख रही थी, बोलती है, "मम्मा सबकी मदर्स मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप क्यों नहीं करते हो?" तो पहले तो मैं उसकी बात पे हँसी, मुझे लगा मैं उसको बोल रही थी अपनी मदर सबको ब्यूटीफुल लगती है, सो यू नो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है. बट देन वो कोई-कोई बात होती है ना तुम्हारे घर स्टक हो कर जाती है। दिमाग में. तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मुझे पार्टिसिपेट करूँ, तो मैंने फिर पार्टिसिपेट किया. और मेरे को मैं सेकंड रनर अप थी मिसेस इंडिया 2017 में. फिर उसके बाद मैं मिसेस एशिया में गई, फिर मिसेस यूनिवर्स में गई 2019 में. फिलिपियन में हुआ था वो. और 2019 में मैं मेरे पास मिसेस यूनिवर्स एशिया क्वीन का क्राउन है अभी. मैम, जिन लोग को इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती है तो वो क्योंकि आजकल ऐसा है कि जिसको इंग्लिश आती है वो हाई लेवल में, मतलब बोला जाता है कि वो हाई लेवल के हैं, और जिनको ये इंग्लिश नहीं आती उनको बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब रिजेक्शन मिलता है उनको, तो उनको क्या जवाब दोगे आप? उनको मैं ये जवाब दूँगी कि किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम इंडिया में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहते हुए जो हिंदी है वो हमारी मातृभाषा है. और हम दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे मैं लास्ट ईयर गई थी, पेरिस गई थी, तो वहाँ पे सब लोग फ्रेंच बोलते हैं, कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता. उनकी नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच है. तो अभी वो सीधा बोलते थे कि हमें तो आती नहीं है इंग्लिश. नाउ यूसी, तो हम बाहर से गए थे, हमें फ्रेंच नहीं आती थी, तो हमने ट्रांसलेटर डाउनलोड किया टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड टू कन्वे व्हाट वी वांट टू कन्वे टू देम. तो ऐसे ही हमें भी अपनी लैंग्वेज के लिए स्टैंड लेना चाहिए. और मैं तो एक बात बोलूँगी, हमारे सामने सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल नरेंद्र मोदी जी हैं. वो हमेशा इंडिया को जब भी एड्रेस करते हैं, हिंदी में करते हैं, वो हिंदी में बात करते हैं, उनके सिग्नेचर हिंदी में है. तो इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो कोई होगा ही नहीं. और अगर आपको कोई ये बात बोल रहा है कि आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, इसलिए आप हायर पोस्ट पे नहीं जा सकते, तो दे वी शुड गिव द एग्जांपल ऑफ नरेंद्र मोदी जी. उनसे बड़ा एग्जांपल तो कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से, जब हम इंडिया हिंदी की बात करें. मैम, बिग बॉस कितना फॉलो की इस साल का? बिग बॉस काफ़ी फ़ॉलो किया बिकॉज़ सब कुछ ऑनलाइन था, तो काफ़ी जो ट्रांज़िट का टाइम होता है, इतना ट्रैफ़िक में फँसने वाला, वो टाइम सेव होता था. तो मैं देख लेती थी काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि सारे एपिसोड देखे, बट हाँ, काफ़ी कंपेयर टू अदर सीज़न्स देखा था. और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि रुबीना जीतेगी. सो येस. आपको क्या लगता है कि रूबीना की क्या क्वालिटी थी जो जिससे वो जीत पाई? रुबीना की क्वालिटी ये है कि वो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसने अपने बहुत बार बोला है कि उसको पहले एंगर इश्यूज़ थे, उसको टेम्परामेंटल जो 8, उसका नंबर 8 है, 26 से वो 8 बनती है, तो वो थोड़ा-सा देता है, गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वो 8 जो शनि होता है, वो थोड़ा स्लो कर देता है चीज़ों को, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं हम. और गुस्सा भी दिलाता है. बट
बट उसने वो बोलती थी कि वो मेडिटेशन करती है, वो योगा करती है, उससे उसका थोड़ा ये जो चीजें हैं कंट्रोल में रहती हैं, उसको वो उतना जल्दी इजीली वो गिव अप नहीं कर देती चीजों पे। तो मेरे ख्याल से उसकी जो क्वालिटी थी कि उसका जो अपने टेम्पर पे कंट्रोल होना, प्लस उसको ये पता होता था कि उसको कौन सी सिचुएशन में कूदना है, वो जबरदस्ती हर चीज में नहीं कूदती थी। और अगर वो किसी में कूदती थी कोई भी सिचुएशन में, तो उसको ये भी पता था कि कितना क्या और किसको बोलना है। शी नो हाउ टू ड्रॉ दैट लाइन, वो ओवरबोर्ड नहीं हो जाती थी, कुछ भी मुंह में आएगा वो नहीं बोलती थी। उसने आई थिंक कभी भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करी पूरे सीजन में। उसने कुछ ऐसा अपशब्द नहीं बोले कि लोगों को हर्ट हो बाद में भी। तो मेरे ख्याल से वो ही एक क्वालिटी थी जो उसने थ्रू आउट द सीजन मेंटेन करके रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज अगर हम बोलें कि वो गेम के लिए था, तो वो हम थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, 15 दिन, हम्म, 1 महीना। पर कॉन्स्टेंटली उस चीज को मेंटेन हम्म। रखना इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेम। वो हमारा रियल नेचर सामने आ ही जाता है। तो इसलिए उसकी वो ही क्वालिटी की वजह से वो विनर बनी। राहुल का क्या रीजन होगा कि वो हार गए? राहुल का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन ये हुआ होगा, क्योंकि मैं भी जो मानती हूँ कि वो जब क्विट करके चले गए थे, चाहे वो उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट था, चाहे वो बहुत मिस कर रहे थे अपनी मदर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, बट स्टिल वो उसका पैटर्न नहीं है बिग बॉस का कि आप छोड़ के चले जाओ और वापस आ जाओ। मैं तो बोलती हूँ कि उनके नंबर बहुत स्ट्रांग थे कि वो अपनी मर्जी से क्विट करके गए, तो उनको वापस भी बुलाया गया, एंड स्टिल ही मेड इट टू द फाइनल, आई मीन फर्स्ट फर्स्ट रनर रन। अप। मैं आपको बिग बॉस के कंटेस्टेंट का नाम लूंगा, आपको एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। ओके। ठीक है। सबसे पहला रुबीना। Rubina, my favorite. राहुल वैद्या। Rahul Adya. He has a great sense of humor and intelligence, which I loved about him. निकी तंबोली। बदतमीज। राखी सावंत। एंटरटेनमेंट, उसका तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट था राखी सामंत। अर्शी खान। अर्शी खान, क्राइम बेबी। अली गोनी। अलीगोनी, ही इज अ अडोरेबल पर्सन। वो जैसे सब रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं और इमोशनल हैं, तो ही इज अडोरेबल। जैस्मिन वसीम। um she is the one person who doesn't know how to let go of the things। वो होल्ड करके रखती हैं इन सबको, बैगेज कैरी करना उनको शायद अच्छा लगता है। एजाज खान। Ejaz Khan, he is a strong personality, he has a strong perspective towards things, पवित्रा पुनिया। glamorous। फाइनली सलमान खान। सलमान खान के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो अम, मतलब इतने साल से वो इसको होस्ट कर रहे हैं, तो उनमें कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जो बिग बॉस के मेकर्स उनको रखते हैं उनके लिए। तो ही हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ होस्टिंग दैट शो। तो उनके बारे में मैं क्या बोलूंगी। मैम, अगर नेक्स्ट सीजन के लिए ऑफर हुआ तो आप जाओगे बिग बॉस में? हाँ, व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली गो। ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ में। तो अगर क्योंकि अगर आप घर पे जाओगे तो क्या आपका प्लान होगा, गेम प्लान? मैं मैं प्लान के साथ कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में प्लान नहीं करती हूँ इतना उसमें, ये तो एक गेम है। सो आई विल जस्ट गो विद द फ्लो। मेरे साथ मैं बहुत लड़ नहीं सकती हूँ। मैं भी मेडिटेशन बहुत करती हूँ, तो मैं बहुत काम रहती हूँ बहुत सारे सिचुएशंस में। तो एज सच गेम प्लान कुछ नहीं होगा, मैं वहां जाऊंगी टू हैव फन, टू एंजॉय द शो एंड टू स्टे आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, बिकॉज हम अपने घर में रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं, तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। वहां पे अलग लोगों के साथ, अलग पर्सनालिटीज के साथ रहना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो आई वांट टू टेक दैट चैलेंज एंड लिव देयर। फाइनली आगे का क्या प्लान है?
आगे का मैंने जैसे आपको बताया मेडिटेशन मैराथन को आई वांट टू टेक इट ऑन अ वेरी बिगर लेवल एंड जो मेरा टैरो है उसको भी मैं एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे और अभी नेक्स्ट स्टेप होगा टू बी ऑन द टीवी सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन तो जैसे ही वो सब एग्जीक्यूट होता है so we will definitely let you know. थैंक यू मैम। My pleasure.